नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र गांतोक के सभी दर्शकों को आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। हिंदी दिवस के अवसर पर पेश है ये विशेष कार्यक्रम। इसके तहत चर्चा में भाग लेने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में दो विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी, जो सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है, साथ ही कंचनजंगा पत्रिका के संपादक भी है। और हमारे पास मौजूद है आकाशवाणी गांतोक से श्रीमती उषा शर्मा जी। ये दोनों ही साहित्य के क्षेत्र में अपने कलम द्वारा अपना स्थान बना चुके हैं, निरंतर सक्रिय है साहित्य के सेवा में और युवा पीढ़ियों के प्रेरक बन चुके हैं। आप दोनों को इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। महात्मा गांधी ने कहा है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। वैसे भी हिंदी हमारे देश की बोलचाल की भाषा है। हिंदी हमारे देश की साधारण अभिव्यक्ति की भाषा है, माध्यम है। हिंदी दिवस के संदर्भ में इसके महत्व को लेकर आपकी क्या धारणा है? त्रिपाठी सर को पूछना चाहती हूँ। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस की आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि आपका सवाल है कि हिंदी दिवस का महत्व क्या है और उसको लेकर के आपकी क्या धारणा है, मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो पेशे से शिक्षक हूँ और हिंदी का अध्यापक हूँ। और हिंदी का अध्यापक होने के नाते हम लोगों के लिए तो हिंदी दिवस, प्रत्येक दिवस ही हिंदी दिवस है जी। लेकिन अगर इसके महत्व को रेखांकित किया जाए, इसके महत्व को देखा जाए, तो कोई भी दिवस क्यों बार बार हर वर्ष प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसके पीछे हमारी क्या धारणा रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हिंदी के अध्यापक ही हैं जो ये कहते हैं कि मैं हिंदी की सेवा कर रहा हूँ। अगर मैं आज अपने बारे में कहूँ तो मेरी पहचान कहीं न कहीं हिंदी से है और हिंदी की वजह से ही मैं जाना जाता हूँ। तो मेरा इस मामले में थोड़ा सा मंतव्य अलग तरीके का है कि हम हिंदी की किसी भी प्रकार की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदी हमारी सेवा कर रही है और वह कहीं न कहीं हमारी पहचान में सहायक है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। रहा मामला किसी भी दिवस को क्यों मनाया जाए, तो इसको लेकर के जो मेरा मानना है वो ये कि जैसे हमारी जो भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जब हम किसी भी दिवस को बार बार मनाते हैं, याद करते हैं, तो उसके पीछे हमारा ये ध्येय होता है कि अब तक जो हमारी गतिविधियां रही हैं, अब तक जो हमारे क्रियाकलाप रहे हैं, हमने उसमें क्या पाया है, क्या खोया है, किस तरह की नई तब्दीलियां हमें करने की ज़रूरत है, हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां रही हैं हिंदी को लेकर के, हिंदी का हम विकास किस तरीके से कर सकते हैं, कितना कर पाए हैं, इन सब चीज़ों की हम पड़ताल करते हैं। इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं इन दिवसों के माध्यम से अन्वेषण करने का कार्य करते हैं और जो हमारे समक्ष चुनौतियाँ हैं उसको हम उसके समाधान की ओर कहीं न कहीं आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे मेरा मानना ये है कि किसी भी भाषा को किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है। भाषा तो रुचि का विषय है। जी। तो इस दिवस के माध्यम से कहीं न कहीं हम जो हमारी भावी पीढ़ी है या हृदय जो हिंदी के प्रति रुचि रखने वाले लोग हैं या हिंदेतर प्रांतों में जो लोग हिंदी की गतिविधियों से, साहित्यिक गतिविधियों से, सामाजिक गतिविधियों से रूबरू नहीं हैं, उनको हम सचेत करने का प्रयास करते हैं, उनको हम जागरूक करने का प्रयास करते हैं और हिंदी भाषा के महत्व के बारे में उन्हें बताते हैं। जी। वैसे भी हिंदी पैतृक संपत्ति नहीं है, जिसको मन चाहे वो बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत अच्छा आपने कहा सर। हिंदीतर प्रांत में होकर हिंदी भाषा के सद्भाव किस रूप में आप देखती है? उषा मैम को पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ, हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोता दर्शक महानुभावों को हिंदी दिवस की शुभकामना देती हूँ।
भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी को पता है भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, वहीं निज भाषा मूल व आंतरिक अभिव्यक्ति का सार्थक व सरल माध्यम है। जी, राष्ट्रभाषा व अपनी मातृभाषा में जितने सहज तरीके से हम अपना भाव अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ये और दूसरे भाषा में हम लोग नहीं कर सकते हैं। और सिक्किम के लिए तो हिंदी भाषा एक संपर्क भाषा है। राष्ट्र के लिए ही हिंदी राजभाषा के साथ साथ संपर्क भाषा तो है ही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर सिक्किम के लिए यह संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ने काम कर रहा है, क्योंकि यह एक पर्यटक स्थल है। देश के विभिन्न भागों से यहाँ बहुत सारे पर्यटकों का आगमन होता रहता है पर्यटक मौसम में। तब हिंदी से ही ये लोग अपना विचार भाव एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं ज़्यादातर। और हिंदी में और सिक्किम राज्य में हिंदी को एक तृतीय भाषा के रूप में माना जाता है। पढ़ाई के संदर्भ में विद्यालयों में पहली कक्षा से ही हिंदी की पढ़ाई आरंभ किया जाता है और आठवीं कक्षा तक यह हिंदी का पढ़ाई होता है और 9वीं से विद्यार्थियों अपनी रुचि के हिसाब से हिंदी को लेते हैं। और 12वीं के बाद स्नातक स्तर में तो हिंदी नहीं है, फिर सिक्किम विश्वविद्यालय स्तर में हिंदी की पढ़ाई होती है। इसलिए सिक्किम में हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है और यहाँ के बहुत सारे विद्यार्थियों, स्थानीय नेपाली हों, लिम्बू हों, भुटिया हों, लेप्चा विद्यार्थियों हिंदी को अपनाकर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जी मैम, आपने कविता भी लेकर आई है जी, वो आप सुना सकती है आपके। यह राजभाषा हिंदी से ही संबंधित है। हम सभी जानते हैं हिंदी आज भारत तक ही सीमित नहीं बल्कि विश्व के विराट फलक पर अपने अस्तित्व को आकार दे रही है और एक विश्व भाषा के रूप में तेजी से उभर रही है। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं, भारतीय संस्कृति की सबल, समर्थ और सशक्त संवाहिका है। इसी संपर्क भाषा और देश के राजभाषा हिंदी पर मैं एक कविता वाचन करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है हिंदी तुम घबराओ नहीं। स्वागत। जी, हिंदी तुम घबराओ नहीं, हिंदी तुम सहज हो, स्वीकार्य हो, हमारी एकता, समृद्धि और संस्कृति की मूल धारा भी हो। देश की स्वतंत्रता संग्राम से जन्मा तुम्हारा कद अब बहुत ऊंचा है। राष्ट्रसंघ में गूंजती तुम्हारी जुबान अब किसी प्रोत्साहन की मोहताज नहीं। करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों की बोली संपर्क सूत्र राजभाषा। देखो आज के वैश्वीकरण ने कैसे योग, गुरु, नमस्ते जैसे तुम्हारे भावों को अपनाया है, पर दिशाविहीन संस्कारों के कुछ बिगड़ेल शब्द अब भी आधुनिकता की आड़ में पलते हैं, जहाँ माँ की मासूमियत मम और पिता डैड के आधुनिक घेरे में है। सुबह का प्रणाम अब तब्दील हो चुका है हाय हेलो में। कहीं कहीं प्रांतवाद की काली छाया भी तुम पर रह रह कर मंडराती है, लेकिन तुम घबराना नहीं। हिंदी दिवस की सालों साल अविरल परंपरा अपने योगदान से तुम्हें सींचेगी। एक दिन तुम्हारी मिठास के मूल मंत्र को सब आत्मसात करेंगे। एक दिन नई पीढ़ी तुम्हारे आकर्षण में इतराएगी। एक दिन नई पीढ़ी तुम्हारे आकर्षण में इतराएगी। बहुत खूब। बहुभाषीय, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक भारतवर्ष अनेकता में एकता के एक अपूर्व प्रतीक है। ये आपने अपने शब्दों में बयां कर दिया है उषा मैम ने। सर, सिक्किम में जिस प्रकार हिंदी भाषा की गति को और विकास को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, अभी उषा मैडम ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत किया है और मैं थोड़ा उसको विस्तार देना चाहता हूँ। जैसे मैडम ने बताया कि पहली कक्षा से लेकर के यहाँ 8वीं तक हिंदी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ी और पढ़ाई जाती है जी। उसके बाद 9वीं से लेकर के 12वीं तक यह वैकल्पिक भाषा के रूप में है। विद्यार्थियों की यह पूरी छूट होती है कि वह अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन करें। उसके बाद 12वीं के बाद अगर देखेंगे आप
तो यहाँ पर स्नातक स्तर पर एक संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज है जहाँ पर हिंदी एकल भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। और सिक्किम में किसी भी कॉलेज में मेरे संज्ञान में अभी तक हिंदी इसके अलावा पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। फिर सीधे सिक्किम विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में एमए का पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है, एमफिल का पाठ्यक्रम संचालित होता रहा है। इस वर्ष पीएचडी का पाठ्यक्रम भी हम लोग संचालित करने जा रहे हैं। तो मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि जब भाषा की अनिवार्यता जैसे खत्म होती है, जैसे पहली से लेकर के 8वीं तक तो भाषा अनिवार्य है, लेकिन जैसे ही इसकी अनिवार्यता आपको खत्म होती हुई दिखती है और वैकल्पिक रूप में हिंदी का चयन करना होता है, तो उसमें विद्यार्थियों की रुचि कम दिखाई दे रही है। तो हम लोगों को इस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से भाषा के प्रति लोगों के अंदर रुचि पैदा की जाए और लोग अधिक से अधिक इस भाषा को ग्राह्य कर सकें, पढ़ सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने इसके पहले भी कही कि भाषा के प्रति रुचि पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जहाँ तक विकास के गति की बात है तो मैंने सिक्किम में जहाँ तक देखा है, सिक्किम में हिंदी का जो विकास हुआ है वह हिंदी सिनेमा की वजह से, हिंदी गीतों की वजह से और उसके बाद आकाशवाणी से ही सीरियलों की वजह से, आकाशवाणी से ही आप संबद्ध रही हैं। आकाशवाणी की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है हिंदी के विकास को लेकर के। यहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है एनएसडी, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि लोग उसके माध्यम से हिंदी के तमाम रंगमंचीय कार्यक्रमों को लगातार करते रहे हैं। इस बीच में भी कई कार्यक्रम हुए हैं और इसके अलावा हम लोग तो इस मंच के गवाह ही हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से कहीं न कहीं हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। अकादमिक स्तर पर हम देखें तो यहाँ पर जो विद्यार्थी पठन पाठन से जुड़ रहे हैं, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ तो मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा कि जब हम लोग अपनी कक्षाओं में हिंदी पढ़ाते हैं तो हम लोगों के समक्ष कई बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। जैसे हमारे ही क्लास में, जैसे यहाँ का जो विद्यार्थी होगा, पहली से 8वीं के बाद जो लोग हिंदी छोड़ देते हैं और उसके बाद वह विद्यार्थी हमारे यहाँ सीधे एमए में हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं। उसके बाद जो दूसरे हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीए में हिंदी को एकल विषय के रूप में चुन करके पढ़ाई की है वो हैं। दूसरे जो हिंदी ऑनर्स से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। तो इसको आप थोड़ा चुनौती के स्तर पर अगर देखें एक अध्यापक की हैसियत से, तो कक्षाओं में पढ़ाने के लिए हम लोगों के लिए कितनी विसंगतपूर्ण स्थिति होती है कि वहाँ 8वीं तक पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी हिंदी का बैठा हुआ है, वहाँ बीए में जो एकल विषय के रूप में हिंदी से पढ़ा हुआ विद्यार्थी बैठा हुआ है, जिसकी मातृभाषा हिंदी रही है वह भी विद्यार्थी उसी में बैठा हुआ है। तो इन तीनों विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य बैठा पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। साहित्य के अगर क्षेत्र में देखेंगे तो हमारे जो विद्यार्थी हैं जो अभी पास आउट हुए हैं एमए में, वो काफ़ी सक्रिय हैं, लिख रहे हैं और निश्चित रूप से उनके ऊपर काफ़ी दारोमदार है भाषा का और मुझे उम्मीद है कि वह आने वाले समय में इसको विस्तार देंगे और हम साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से हिंदी की जो विकास की गति है जो धीरे धीरे अविरल रूप से बढ़ रही है। एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पर चूँकि जो पड़ोसी हमारे राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल का हिस्सा है या बिहार जो थोड़ा सा सटा हुआ हिस्सा है, वहाँ से जो मजदूर वर्ग आया, वहाँ से जो श्रमिक वर्ग आया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ावा देने का कार्य किया है और तमाम वहाँ से आई हुई जो कम्युनिटी है, जो वहाँ का समुदाय है, वो हम लोगों की जो संस्कृति है उनसे वो रोजगार के सिलसिले में जब सिक्किम में आए तो कहीं ना कहीं भाषा को लेकर के एक चुनौतीपूर्ण उनके सामने चीज़ें थी। उन्होंने नेपाली भाषा को सीखा और नेपाली भाषियों ने हिंदी भाषा को स्वीकार करना शुरू किया। एक चीज़ और मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हिंदी के महत्व को लेकर के चूँकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चूँकि यहाँ सिक्किम में जो मैडम ने कहा कि हिंदी और नेपाली को हम लगभग दोनों भाषाओं को समान रूप से संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको हम इस रूप में देखें कि जब सिक्किम प्रदेश का कोई भी अगर सदस्य बाहर जाता है तो अगर केवल उसे नेपाली भाषा आ रही है तो वह अपना संपर्क स्थापित दूसरे लोगों से नहीं कर सकता है। ऐसे में उसके लिए हिंदी भाषा को जानना
यहाँ तक कि कुछ अंग्रेजी भाषा को भी हम जोड़ लें, क्योंकि अगर हम हिंदी को लेकर के बात कर रहे हैं तो दूसरी भाषाओं के प्रति हमारे मन में किसी भी तरीके का द्वेष या अंतर्विरोध जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भाषा को सहज रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम नेपाली के अलावा, लिम्बू के अलावा, लेप्चा के अलावा, भूटिया के अलावा हिंदी भाषा को भी जानें, तो वहाँ संपर्क स्थापित करने में काफ़ी हमें सुविधा होगी। तो कहीं ना कहीं सिक्किम में जितने भी बिंदुओं की ओर हमने संकेत किए हैं उससे एक विकास की दिशा तो मिली है। इसमें हम और भी अगर सार्थक प्रयास करें, कुछ चीज़ें जोड़ें, हिंदी की गतिविधियां, हिंदी के नए आयोजनों को करें, तो निश्चित रूप से यहाँ विकास की गति और भी अधिक बढ़ सकती है। जी, भाषा ही सभ्यता है, भाषा ही उन्नति है, भाषा ही देश की वैभव भी है। और भाषा, आप आकाशवाणी में संलग्न हैं, आपका इतना लंबा वहाँ पे अनुभव रहा है हिंदी में, सिक्किम में हिंदी का प्रभाव और विस्तार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आकाशवाणी जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है, ये सभी को पता है। और शुरू में जनसंचार में आकाशवाणी ही सबसे लोकप्रिय था, इसका एकाधिपत्य था र शुरू से ही आकाशवाणी ने हिंदी भाषा के विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप कहें तो हिंदी में समाचार और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, प्रसारित भी किए जाते हैं, जैसे वार्ता, रूपक, नाटक। समाचारों के अलावा समाचारों तो होंगे ही होंगे और विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इधर आकाशवाणी गान्तोक को ही देखें तो यहाँ भी हिंदी के विकास के लिए इस केंद्र ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि इधर हिंदी में वार्ता प्रसारित की जाती है और कार्यक्रम हिंदी भाषा पाठ करके एक हिंदी भाषा सिखाने के लिए विद्यार्थियों को, वो भी नेपाली भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों को बुला के, स्कूल के शिक्षक को बुला के ये हिंदी भाषा पाठ करके ये प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। और हिंदी फिल्मी गीत, ये तो सभी को पता है, हिंदी भाषा को विकास की दिशा में हिंदी फिल्मों का काफ़ी बड़ा योगदान है। ये सब हिंदी गीत से ही हुआ है। और हिंदी गीतों, फरमाइशी कार्यक्रम, ये फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम, इन सब कार्यक्रमों में हिंदी फिल्मी गीत ही बजाए जाते हैं और इन गीतों के माध्यम से भी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है। और ये प्रोग्राम और हिंदी में भी इधर उद्घोषणा का कार्य भी होता है आकाशवाणी में। और लोकल यहाँ के स्थानीय लोग जैसे नेपाली, भूटिया, लेप्चा भी ऑडिशन पास करके हिंदी में कार्यक्रम प्रसार कर रहे हैं, वार्ता भी कर रहे हैं। ये एक हिसाब से हिंदी भाषा के विकास में मुझे ये महत्वपूर्ण योगदान ही लगता है आकाशवाणी का। और समाचार तो सरल और सहज भाषा में ही प्रसारित हो जाता है, ये सभी को पता है। इसी तरह से आकाशवाणी योगदान और कार्यालय स्तर पर राजभाषा के क्षेत्र में भी आकाशवाणी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। दूरदर्शन ने भी, आकाशवाणी नहीं, केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को भी बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है और इसमें ही काम करने के लिए बोले जाते हैं। और हिंदी दिवस के दिन से ही, अब आज से ही विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, प्रतिष्ठानों में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इन पखवाड़े के दौरान बहुत सारी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है, जैसे निबंध लेखन, कथा लेखन, टिप्पण लेखन, हाजिर जवाब। ये सब प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी हिंदी को प्रोत्साहन मिलता है और हिंदी में ज़्यादातर काम करने वाले कर्मचारी को भी प्रोत्साहित किए जाते हैं। इन्हीं तरह से ही हिंदी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आशा करते हैं ये और भी आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छे से आपने बता दिया मैम। सर, वो जब एक भाषा का प्रगति तब दिखते हैं जब उसमें निरंतरता हो और लेखनी हो। साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका सवाल निश्चित रूप से बहुत ही मौजू है, लेकिन जब इस प्रश्न के आलोक में हम ज़मीनी हकीकत को देखते हैं कि खास करके सिक्किम में हिंदी की जो साहित्यिक प्रगति है, तो इसमें अभी उस तरह की प्रगति खास रूप में नज़र नहीं आती। जहाँ तक विगत 3 वर्षों का मेरा अध्ययन है सिक्किम को लेकर के, उसमें हिंदी में लिखने वाले लोगों की कमी है। मैं सृजनात्मक लेखन की बात कर रहा हूँ। जैसे तमाम पत्र पत्रिकाओं में आलेख तो आते हैं, लेकिन जैसे कविताएं, कहानियाँ या उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, साहित्य की जो अन्य विधाएं होती है, उसमें अपेक्षाकृत अभी निराशाजनक स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सिक्किम में हिंदी साहित्य नहीं लिखा जा रहा है। हमारे बहुत ही आदरणीय यहाँ पर एक उपन्यासकार हैं सुभाष दीपक जी। उनका बहुत ही चर्चित उपन्यास है अरण्य रोदन।
और एक कहानी संग्रह है चक्रव्यूह एवं अन्य कहानियाँ। उनका एक कविता संग्रह भी है। इसके अलावा अमर बानिया लोहरो जी हैं और वीरभद्र कार्की ढोली जी हैं, चुकी लेप्चा जी हैं, चुकी भूटिया जी हैं, जो लगातार निरंतर हिंदी में लेखन कार्य कर रही हैं। विधागत स्तर पर चूँकि मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ तो अभी उस तरीके की अभावग्रस्तता है। जिस उपन्यास का मैं जिक्र कर रहा था कि सुभाष दीपक का अरण्य रोदन उपन्यास, आप इसको इस रूप में समझिए कि यह सिक्किम में हिंदी का अभी तक पहला उपन्यास है और अंतिम उपन्यास भी है। इसके बाद कोई उपन्यास नहीं लिखा गया है। अगर कहानी संग्रह के रूप में अगर आप देखेंगे तो सुभाष दीपक जी के द्वारा जो चक्रव्यूह एवं अन्य कहानियाँ हैं, यह सिक्किम का पहला हिंदी कहानी संग्रह है। इसके बाद कोई भी कहानी संग्रह आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो साहित्यिक विकास को लेकर के बात की जा रही है, उसमें अनुवाद भी एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। सुभाष दीपक जी ने सैकड़ों पुस्तकों के अनुवाद किए हैं अन्य भाषाओं में, लिम्बू, लेप्चा, भूटिया और नेपाली भाषाओं से भी हिंदी में तमाम विधाओं के अनुवाद कार्य हुए हैं, तमाम आलेखों के अनुवाद कार्य हो रहे हैं, सक्रिय रूप से हो रहे हैं। वो बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन जो साहित्यिक विधाओं के आलोक में अगर उस चीज़ को देखा जाए तो हमारे समक्ष बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को कुछ विशेष तरह के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना चाहिए। जैसे हम जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, उनके लिए हम कोई वर्कशॉप करें और क्रिएटिव राइटिंग को लेकर के हम उन्हें बताएं कि किस तरह से चीज़ें, विधाओं का निर्माण और एक रचनात्मक मानसपटल किस तरीके का होता है। जब हम उन सब चीज़ों से उनको अवगत कराएंगे तब जाकर के एक नई दिशा मिल सकती है और हिंदी को लेकर के जो साहित्य की दिशा है वो अग्रसर हो सकती है। जी, इसको निरंतरता देने के लिए निश्चय भी बच्चे में रुचि लाना जरूरी है। कैसे ला सकते हैं, इसके उपाय क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे तमाम विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे तो वहाँ 2-3 तरह के पाठ्यक्रम चलते हैं। मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है प्रयोजन मूलक हिंदी, मतलब वो कार्यालयी हिंदी से संबंधित है, लेकिन उसमें हमें यह बताया जाता है कि किस प्रयोजन के लिए किस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग हम करते हैं, वह एक अलग है। कई जगहों के पाठ्यक्रमों में क्रिएटिव राइटिंग, सृजनात्मक लेखन का अलग से पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है। और मेरा मानना है कि जो हिंदेतर प्रांत हैं वहाँ पर तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक लेखन जैसे पाठ्यक्रमों को शामिल करना चाहिए और उसको लेकर के तमाम कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए और विद्यार्थियों को कविता लेखन के प्रति, कहानी लेखन के प्रति किस तरह से एक रचना प्रक्रिया और किस तरह से उसकी बुनावट बनती है हमारे समक्ष, उससे अवगत कराना चाहिए। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा छात्र हैं, जब उन सब चीज़ों को समझेंगे, उन बारीकियों को समझेंगे कि एक रचना के निर्माण में किन चीज़ों की भूमिका होती है, रचना कैसे बनती है, तो निश्चित रूप से आने वाले 2-4 सालों में, एक दशक में एक आपको दिखाई देगी कि एक साहित्य की नई पीढ़ी तैयार हुई है हमारे सामने और एक नई दिशा मिलेगी साहित्य लेखन के प्रति। जी, इसके संवर्धन के लिए, इसके और विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर ने अभी सृजनात्मक लेखन के बारे में बताया, जो साहित्य अनुवाद के बारे में मैं छोटा सा बात करना चाहती हूँ। यहाँ एक सीपी गिरी एक साहित्यकार है, नेपाली के ही वरिष्ठ साहित्यकार है। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक है नेपाल की एक झमक घिमिरे द्वारा लिखित जीवन काँडा की फूल, इसका हिंदी में अनुवाद किया है और यह नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुई है। और कोई है जो छोटी छोटी कविताएं लिख रहे हैं और सर के हिसाब से एक पुस्तक, उपन्यास या कथा संग्रह इस तरह का अभी तक सुभाष दीपक जी के बाद ना फुटकर रचनाएं हैं, पर संग्रहित रूप में कोई कृति भी अभी उतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। यही है, इसके लिए सर ने तो अभी बोले ही है। पाठ्यक्रम के हिसाब से मुझे लगता है बाल पत्रिका की कमी है इधर, नेपाली में भी तो कम ही है। हमारे भीम प्रधान जी एक बाल दर्पण करके वो निकालते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं है इधर बाल पत्रिका। नेपाली में भी कम ही है, स्थानीय भाषा में भी, हिंदी में तो और एक भी नहीं है। और बाल पत्रिका से ही ये शुरुआत हो सकती है मुझे लगता है। और विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएँ इधर है, शिक्षा विभाग में भी
हिंदी शाखा इसकी तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी किए जा सकते हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय की तरफ से भी, आकाशवाणी, दूरदर्शन जो भी हो, व्यक्ति विशेष या संघ संस्थान आगे आकर हिंदी में लिखने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, ये तो विश्व में ही उभर कर आ रही है हिंदी भाषा, इसके लिए ज़रूरी है। मुझे लगता है मैम इसमें एक बात जोड़नी चाहिए, क्योंकि आप आकाशवाणी से संबद्ध हैं और मैंने अभी, चूँकि ये कोरोना पीरियड में मैंने ये देखा कि जब भौतिक रूप से कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही थी तो आकाशवाणी के माध्यम से तमाम कक्षाएं चल रही थी, अभी भी चल रही है। तो अगर एक उपक्रम हम इसमें अलग से जोड़ दें कि सृजनात्मक लेखन को लेकर के संवाद कराएं, परिचर्चा कराएं, तो जो आकाशवाणी के हमारे श्रोता हैं उनके माध्यम से कुछ न कुछ नई चीज़ें हो सकती है। ये बहुत ही सकारात्मक दिशा होगी। जी, बहुत ही अच्छा सुझाव। बच्चे को, युवाओं को, जो हमारे देश के कर्णधार है, उन लोगों को प्रशस्त स्थान मिलना चाहिए, जो जहाँ जाकर उन अपने भावनाओं को उजागर कर सके। जी। और ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये सोचकर वो घबराने से आगे आकर वो काम कर सके, तभी विकास हो सकता है भाषा का। जी। हिंदी भाषा अंग्रेजी से कितने प्रभावित हो रहा है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी भाषा के प्रभाव को लेकर के मेरा जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही सकारात्मक है। हिंदी के संदर्भ में अगर आप देखें तो हिंदी केवल हिंदी से नहीं बनी है, बल्कि वो स्थानीय बोलियों, उसमें तमाम उर्दू की शब्दावलियाँ हैं, फारसी की शब्दावलियाँ हैं, अरबी की शब्दावलियाँ हैं, संस्कृत की शब्दावलियाँ हैं, अन्य भाषाओं की, अंग्रेजी की शब्दावलियाँ हैं। आप अंग्रेजी की प्रभावशीलता की बात कर रही हैं, तो अगर इन सभी शब्दावलियों को हिंदी से अलग कर दिया जाए तो हिंदी एक खोखली भाषा हो जाएगी। हिंदी अनूठी भाषा इसलिए है, हिंदी एक समृद्ध भाषा इसलिए भी कही जाती है कि हिंदी ने सभी भाषाओं को स्वीकार किया और उसे अपनी भाषा में समाहित करके उसे विशेष महत्व दिया। आप देखिए कि जितनी भी शब्दावलियां हैं, अगर आप अंग्रेजी की शब्दावलियों की बात करें तो हमारे दिनचर्या में न जाने कितने अंग्रेजी के शब्द शुमार हैं जिसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हमारा ध्यान नहीं जाता है कि अंग्रेजी की शब्दावली है। जैसे तकनीकी के दौर में जितने भी हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं, मसलन लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, चार्जर, आप देखिए टेबल, ये जितनी भी शब्दावलियां हैं ये हिंदी की एक भी नहीं है। आप कैंची, साइकिल, ये जितनी शब्दावलियां आपको मिलेंगी ये आपको तुर्की की, फारसी की, अरबी की, उर्दू की, ये शब्दावलियां हैं। तो भाषा को मुझे लगता है कि अगर प्रभावशीलता का मामला है तो अंग्रेजी ने कहीं ना कहीं हिंदी को समृद्ध किया। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ। तत्सम, तद्भव और आगंतुक सब शब्द मिलके ही एक समृद्ध भाषा ही बन जाता है। बिल्कुल। और आप जब भाषा के विकास की तरफ दृष्टि डालेंगी तो संस्कृत हमारी आदि भाषा है, प्राचीन भाषा है, उसके बाद पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तब हिंदी आती है। और जब पूरी विकास यात्रा को देखेंगे और साहित्यिक लेखन के आरंभिक काल को देखेंगे तो उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावलियाँ, पाली की शब्दावलियाँ, प्राकृत की शब्दावलियाँ, अभ्रंश की शब्दावलियाँ आपको मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि हम तकनीक के दौर में अगर हम जी रहे हैं तो हम किसी भी भाषा से हमको परहेज नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदी की शब्दावली हो, अंग्रेजी की शब्दावली हो या अन्य कोई भी शब्दावली हो, उसको हम जितना ही सहजता से स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। जी। आप दोनों ने अपने समय निकालकर हमें और हमारे दर्शक वृंद को इतना अच्छा जानकारी दिया। आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।